हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो आज की दोस्तों हमारी क्लास नंबर 2 होने वाली है। पहली क्लास हम लोग कर चुके हैं जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए जिसमें जीके जीएस पूछी जाती है, तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कहाँ पर है। तो बताएंगे इसरो कहाँ पर स्थित है, बेंगलुरु, अहमदाबाद, हैदराबाद या फिर मुंबई में। तो इसरो कहाँ पर स्थित है, तो इसरो बेंगलुरु में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखेंगे 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना होती है। पहले अध्यक्ष, तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसरो के, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई। ध्यान रखेंगे, पहले अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई क्या थे, पहले अध्यक्ष थे। और यदि बात करें हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो अभी हमने देखा कि कहाँ पर है, बेंगलुरु में। कहाँ पर पड़ता है, कर्नाटक में। तो बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि पुस्तक मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन था। तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे, कौटिल्य, कालिदास, कल्हड़ या फिर विशाख दत्त। तो विशाख दत्त ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस के लेखक थे। कल्हड़ किसके लेखक थे, तो राज तरंगड़ी के लेखक कौन थे, कल्हड़ थे। कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम, इनका ध्यान रखेंगे। और एक कुमार संभवम, तो अभिज्ञान शाकुंतलम और एक रखेंगे कुमार संभवम। कौटिल्य की आपको पता होगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसकी रचना है, कौटिल्य की है। किससे संबंधित है, तो यह राजनीति से संबंधित था। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, तो राजनीति से संबंधित है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कि पानीपत की पहली लड़ाई किन दो शासकों के बीच लड़ी गई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध किन दो शासकों के बीच लड़ा गया था, अकबर बहलोल लोदी, बाबर इब्राहिम लोदी, बैरम खान या सिकंदर लोदी, शाहजहां और दौलत खान लोदी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो इनमें से बताना है कि खरीफ की फसल कौन सी नहीं है, चावल, मक्का, कपास या फिर जौ। तो कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, तो याद रखेंगे तीनों फसलें, रबी, जायद और खरीफ। रबी, जायद और खरीफ, ये तीनों फसलें ध्यान रखेंगे। तो रबी की बात करें तो गेहूं आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब गेहूं के साथ साथ देखिए कौन सी बुआई होती है, तो गेहूं, जौ, ये सब चीज़ें कब बोई जाती हैं, तो ये सब रबी की फसलें हैं। और ये आपको लगभग किस सीज़न में मिलेंगी, तो जैसे आप जनवरी फरवरी मार्च इन समय में देखेंगे तो ये सब रबी की फसलें होती हैं। और इनके साथ साथ जो भी बुआई जाती हैं वे सभी रबी की फसलें होंगी। जायद आप देखेंगे तो जैसे देखिए जायद में आएगा ये जो आपके खीरे होते हैं, यानी ककड़ी होती है, ये सभी आपके क्या होंगे, ये जायद। और ये आपको मिलेंगे अप्रैल मई के लगभग। तो अप्रैल मई के लगभग जायद की फसलें होती हैं। और खरीफ आपको मिल जाएगा, ये होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के टाइम। यहाँ पर जो यहाँ फसलें होती हैं वे सभी खरीफ के अंदर आएंगी। जैसे खरीफ में आपका जो हो जाएगा धान को जो बुआई होती है वो आपकी खरीफ की है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, धान जो कि चावल होता है तो वो आप यहाँ पर खरीफ की फसलें हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमें पूछना है, बता रहा है कि कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। देखिए चावल खरीफ के, जो मैंने अभी बताया कि ये खरीफ की फसल होती है चावल, जो कि जुलाई, अगस्त, सितंबर इस टाइम में होती है। मक्का भी उसी टाइम होता है, यानी खरीफ की फसल है। कपास ये भी खरीफ की फसल है। जौ आपकी खरीफ की फसल नहीं, ये रबी की फसल है, क्योंकि ये गेहूं के टाइम में भी जौ भी बोया जाता है। तो डी आपका क्या हो जाएगा,
अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको रिलेट करना है कि कौन से समय में कौन सा बोया जाता है। ये रबी की फसल क्या है, ये जनवरी फरवरी मार्च टाइम में आपको देखने को मिलेंगे। जायद जो होता है ये मई अप्रैल इस टाइम में आपको देखने को मिलेंगे। और जो खरीफ होता है ये जुलाई अगस्त सितंबर इस टाइम में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आप रिलेट कर कर याद रखेंगे। अच्छा, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा किसने तैयार की। तो जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी, महात्मा गांधी, भिकाजी कामा, ईश्वरचंद विद्यासागर या फिर पिंगली वकैया। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पिंगली वकैया द्वारा भारतीय ध्वज की रूपरेखा तैयार की गई थी। अब देखिए पूछा जाता है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, 3:2 याद रखेंगे। 3:2 के अनुपात में भारत के तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई है 3:2, लंबाई और चौड़ाई, ये ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। देखेंगे अगला प्रश्न है कि किस नदी के तट पर प्राचीन शहर मोहनजोदड़ो स्थित है। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु या फिर यमुना। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है, याद रखेंगे। अब देखिए जोदड़ो वाले जितने भी मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, ये सभी कहाँ पर है, ये सभी पाकिस्तान में पाए जाते हैं। तो हमें यहाँ पर स्थान देकर पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर स्थित हैं, तो ये सभी पाकिस्तान में, जोदड़ो, मोहनजोदड़ो, यानी लास्ट में जोदड़ो वाले। और देखिए रंगपुर आप ध्यान रखेंगे, रंगपुर कहाँ पर है, गुजरात में। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे रोपड़, रोपड़ कहाँ पर है, तो रोपड़ा हो जाएगा आपका पंजाब में। कैसे याद रखेंगे रोपड़ को, ध्यान रख लेंगे, जैसे देखिए रोना, रोपड़ यानी रोपड़ा कब, पंजाब, जब पंजे से उसको मारा तो वह रोपड़ा। तो इस तरीके से आप ध्यान रख लेंगे। और राखी गढ़ी ध्यान रख लेंगे, राखी गढ़ी कहाँ पर है, ये आपका हरियाणा में है। राखी गढ़ी कहाँ पर है, हरियाणा में। तो राखी गढ़ी हरियाणा, इसको भी ध्यान रख लेंगे। तो इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे देखिए हरियाणा है यानी राखी, तो हरा चीज़ है और उस जल जाएगा तो वह राखी हो जाएगा। इस तरीके से आप रिलेट करके याद रखेंगे, ये पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए अगला प्रश्न है कि 1860-61 के बंगाल में नील विद्रोह पर आधारित मशहूर नाटक नील दर्पण के लेखक कौन है। तो सबसे पहले आपको क्या रखना है कि 1860-61 में बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। तो पूछेगा नील विद्रोह कब हुआ, 1860-61 में। नील विद्रोह कहाँ हुआ, बंगाल में। अब जो पुस्तक नील दर्पण है उसमें किसका उल्लेख है, तो बंगाल के नील विद्रोह का। और नील दर्पण को किसने लिखा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दीनबंधु मित्र द्वारा इसको लिखा गया है। तो इतने क्वेश्चंस इसमें थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी तारों की दूरियों को मापने की इकाई क्या है। तो पृथ्वी द्वारा तारों की दूरियों को मापने की इकाई, ये दोस्तों है प्रकाश वर्ष, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकाश वर्ष द्वारा मापी जाती है। अगला प्रश्न, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत, साहित्य, फिल्म या फिर पत्रकारिता में। तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। पहला ग्रैमी पंडित रविशंकर को 1968 में दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग प्रारंभ किया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन में, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। तो संसद के किसी भी सदन में उनका महाभियोग प्रारंभ किया जा सकता है। किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 61 में महाभियोग का उल्लेख है। और 14 दिन पूर्व, कितने दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी होती है, तो 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी होती है। संसद के किसी भी सदन से स्टार्ट किया जा सकता है और 2/3 बहुमत से पारित करना होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा निजी संपत्ति के अधिकार को मूलभूत अधिकारों की सूची से निकाला गया। तो संपत्ति का जो अधिकार था पहले मूलभूत अधिकार था, यानी मूल अधिकार था। तो 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में। तो इसको यहाँ से निकाल कर, अनुच्छेद 31 में था, उससे निकाल कर इसको आर्टिकल 300A में रखा गया, जो कि भाग 12 में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो
44वां संविधान संशोधन 1978 से। भाग 12 में है आर्टिकल 301 कानूनी अधिकार हो गया है और 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको हटाया गया। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है। तो प्रयाग प्रशस्ति प्रेमचंद द्वारा, हरिसेन द्वारा, निराला द्वारा या फिर जनार्दन ठाकुर द्वारा। तो प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? हरिसेन द्वारा लिखी गई है प्रयाग प्रशस्ति। और समुद्रगुप्त का इसमें उल्लेख है, ये भी ध्यान रखेंगे, समुद्रगुप्त का इसमें उल्लेख है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस रक्त समूह के व्यक्ति सर्वाधिक दाता कहलाते हैं, यानी सर्वदाता। तो ओ वाले देखिए, ओ वाले सर्वदाता होते हैं और ए बी वाले क्या होते हैं? सर्वग्राही होते हैं। तो ओ वाले क्या होते हैं? सर्वदाता, ए बी वाले सर्वग्राही। अगला प्रश्न है कि कौन सा जल विलेय विटामिन है। तो जल में विलेय, तो जल में जो घुलते हैं, तो जल में विलेय बी एंड सी, बी और सी जल में, और ए डी ई के ये सब वसा में घुलनशील हैं। बी और सी क्या हैं? जल में हैं। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ आकाश में नीले रंग का कारण है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला होता है। और हीरे का चमकना वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हीरे का चमकना होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों हमारी आज की क्लास थी। क्वेश्चंस कैसे लगे आपको, क्लास कैसे लगी, कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि इसको हम और सुधार सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।